हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 4 संसाधन प्रबंधन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि संसाधन कौन कौन से होते हैं, मानव संसाधन, गैर मानव संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और बहुत सारे संसाधनों की हमने बात की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वो संसाधन थे उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसे शुरू करने से पहले हम करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी, ताकि आपको अपने बारे में और ज़्यादा ज्ञान हो सके कि आपके पास कौन कौन से संसाधन हैं। देखिए, हमने बात की थी ना मानव संसाधन की, आपको अच्छे से पता है कौन कौन से हैं। तो आपको अपने बारे में सोचना है और मुझे ये बताना है कि आपके पास कौन कौन से मानव संसाधन उपलब्ध है, उनकी एक लिस्ट बनानी है और मुझे बताना है। तो जल्दी से अपनी नोटबुक उठाइए, आप इन पॉइंट्स की हेल्प ले सकते हैं उसके लिए। पहला है ज्ञान, कि आपको किन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जानकारी है, ठीक है। दूसरा है उत्प्रेरण, रुचि यानी कि इंटरेस्ट, ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आता है या जिनको करना आपको बहुत अच्छा लगता है। तीसरा है कौशल, क्षमताएं या रुझान यानी कि स्किल, तो ऐसे कौन से काम हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि मैं तो इसमें परफेक्ट हूँ। चौथा है हमारा समय यानी कि टाइम, मैंने बात की थी पीक आवर्स की, प्रबलतम अवधियों की। तो पूरे दिन में ऐसा कौन सा समय होता है जब आपको लगता है कि कोई भी काम इस समय अगर मैं करता हूँ तो बहुत अच्छे से वो होता है, दिन का ये वो समय है जब मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। और अंतिम है हमारी ऊर्जा यानी कि एनर्जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन एनर्जी से भरा हुआ रहता हूँ या मैं पूरा दिन थकी हुई रहती हूँ या मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं लगता है। आपको ये एक्टिविटी करनी है और मुझे बताना है। तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन, संसाधनों की विशेषताएं। देखिए, हमने बात करी थी संसाधन कौन कौन से होते हैं, अब बात करेंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो उनमें सबसे पहला है उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी। यह संसाधनों की सबसे अनिवार्य विशेषता है। अगर संसाधन उपयोगी नहीं है तो उसे हम संसाधन कहेंगे ही नहीं। यानी अगर किसी संसाधन में ये विशेषता है तो वो संसाधन की श्रेणी में नहीं आता है। उपयोगिता का अर्थ है कि कोई संसाधन व्यक्ति की लक्ष्य प्राप्ति में कितना महत्वपूर्ण है या उपयोगी है। हमें कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए वो संसाधन कितना महत्वपूर्ण उपयोगी है ये निर्भर करता है उसकी लक्ष्य और स्थिति पर। हमने बात की थी पिछले वीडियो में कुछ एग्जांपल्स की कि कोई साइकिल जिसका अब आप उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए अब संसाधन नहीं है, अब वो आपके छोटे भाई बहन के लिए या किसी कबाड़ी के लिए संसाधन हो सकती है। आपके खिलौने हैं जिनसे आप पहले खेलते थे, वो तब आपके लिए संसाधन थे क्योंकि तब आपकी उनके लिए उपयोगिता थी। अब अगर उनकी उपयोगिता नहीं है तो वो संसाधन नहीं है। इसी तरह से हम बात करते हैं किताबों की। अगर आपके पास कोई तीसरी क्लास की, 4th क्लास की कोई भी बुक पड़ी हुई है जिसे आप पहले पढ़ते थे, लेकिन अब आप 11वीं कक्षा में हैं, 11th क्लास में हैं और वो बुक आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो ये थी संसाधनों की उपयोगिता। इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं एक और उदाहरण लेके। देखिए, गाय का जो गोबर होता है उसे बेकार माना जाता है, शहरी क्षेत्र में उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। लेकिन अब बात करें ग्रामीण क्षेत्र की तो वहाँ क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, खाद बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, घरों को लीपने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में ह्यूमस यानी कि खाद बनाने के लिए भी किया जाता है। तो अगर हम बात करें गाय के गोबर की तो ये शहरी क्षेत्र में उपयोगी नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। आपने सुना भी होगा ना कि गाय के गोबर से बायोगैस बनाई जाती है। तो परिवार अथवा समुदाय में उपलब्ध महत्वपूर्ण संसाधनों के उचित उपयोग से अत्यधिक संतुष्टि मिलती है। यानी कि हमारे परिवार में या समुदाय में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, अगर उनका अच्छा उपयोग किया जाता है तो हमें एक संतुष्टि मिलती है। अब बात करते हैं हम इसकी दूसरी विशेषता की, जो कि है सुलभता।
है ना। कुछ संसाधन अन्य संसाधनों की तुलना में अधिक सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। देखिए, जो संसाधन होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें इजीली अवेलेबल होते हैं। जैसे आप इस पिक्चर के उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति है जिसके पास धन है और दूसरा व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है। तो ये इसके लिए जो धन है, धन हमने बात की थी ना, एक संसाधन होता है गैर मानव संसाधन, तो धन इसके लिए आसानी से उपलब्ध है, तो इसके लिए इसकी सुलभता है। इसके पास धन नहीं है तो इस संसाधन की इसके पास सुलभता नहीं है। इसको ये आसानी से उपलब्ध है लेकिन इसको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं हम बात करें कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हम सबके लिए आसानी से उपलब्ध होता है, या हम बात करें बारिश के मौसम में जो जल है उसकी सुलभता बहुत अच्छी होती है, लेकिन वहीं जब बारिश का मौसम नहीं होता तब वो हमें सुलभ नहीं होता, है ना। कुछ लोगों को अन्य लोगों की तुलना में संसाधन अधिक सरलता से उपलब्ध होते हैं, जिसकी हमने अभी बात कर ली। इतना ही नहीं, संसाधनों की उपलब्धता समय के साथ बदलती रहती है। हम अगर धूप की बात करें तो जो गर्मियों का मौसम होता है धूप की कोई कमी नहीं होती, और लेकिन वो धूप हमें अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन अगर हम बात करें सर्दियों की मौसम की तो धूप बहुत ज्यादा आसानी से उपलब्ध नहीं होती है और हमें अच्छी भी बहुत लगती है। तो ये है कि समय के साथ साथ इसकी उपलब्धता बदलती रहती है। अगर हम बात करें कि अगर सैलरी मिलती है हमें, यानी कि वेतन, तो माह का जब प्रथम दिन है, शुरू वाला हफ्ता है, तब तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं क्योंकि हमें अभी अभी सैलरी मिली है। लेकिन जैसे ही मंथ एंड है, महीना खत्म होने वाला होता है, हमने बहुत सारे खर्चे कर लिए, अब हमारे पास पैसे बहुत कम है। तो ये था समय के और स्थिति के साथ संसाधनों का बदलना। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधनों की सुलभता प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार और समय समय पर बदलती रहती है। प्रत्येक परिवार में धन संसाधन के रूप में उपलब्ध रहता है। धन कौन सा संसाधन है हमारा? गैर मानव संसाधन। कुछ लोगों के पास तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन होता है। जब अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि उस आदमी के पास पर्याप्त धन था, यानी वो अपनी आवश्यकताएं आसानी से पूरी कर सकता था। लेकिन अन्य लोगों के पास सीमित बजट होता है। कुछ लोग जिनके पास धन कम होता है फिर वो बजट बनाते हैं, सोच समझकर उसे खर्च करते हैं। उपलब्ध धनराशि भी माह के आरंभ की तुलना में माह के अंत में भिन्न होती है। हमने बात की थी ना, क्योंकि शुरू में माह के आरंभ में हमें पैसे मिले, खर्चे कम है, माह का अंत आते आते वो सारे पैसे खर्च हो गए, तो वो धनराशि है उसकी मात्रा कम हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी विशेषता जो कि है विनिमयता, यानी कि इंटरचेंजेबिलिटी। देखिए, इसे हम इतना सा समझ सकते हैं कि रिप्लेसमेंट, हर संसाधन की जो स्थानापन्न या विकल्प होते हैं, लगभग सारे संसाधन ऐसे होते हैं जिनके विकल्प मौजूद होते हैं। हम बात करें, आपको नोट्स बनाने के लिए नोटबुक की जरूरत है और वो नोटबुक आपकी गुम गई या चोरी हो गई या आपको नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? अपनी दूसरी नोटबुक उठा लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कभी नोट्स ही नहीं बनाएंगे। आप काम कर रहे हैं, आपका पेन खत्म हो गया या खराब हो गया, तो आप क्या करेंगे? तुरंत दूसरा पेन ले लेंगे। इसे ही कहा जाता है विनिमयता। यदि एक संसाधन उपलब्ध नहीं होता तो इसके स्थान पर दूसरे को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि आपको लेने के लिए आपकी स्कूल बस आती है ना, लेकिन अगर वो स्कूल बस समय पर नहीं आती और आपका एग्जाम है, उस दिन आपका एग्जाम है 10 बजे, लेकिन अभी तक आपकी स्कूल बस नहीं आई है, तो आप क्या करेंगे? एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम कैंसिल, घर पे बैठ जाएंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? हर वो विकल्प सोचेंगे जिससे आप स्कूल पे जा सकते हैं। फिर चाहे वो आपकी कार हो, कार नहीं है तो आप ट्रैक्टर से जाएंगे, ट्रैक्टर नहीं है स्कूटर से, बैलगाड़ी से, आप किसी तरह से भी स्कूल पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ? एक संसाधन को दूसरे संसाधन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। अतः एक ही कार्य कई संसाधनों द्वारा किया जा सकता है। अगली विशेषता इसकी है प्रबंधनीय, यानी कि मैनेजेबल। देखिए, संसाधन ऐसे होने चाहिए जिनका प्रबंधन किया जा सकता है। चूंकि संसाधन सीमित होते हैं, अतः इनका प्रबंधन भी उचित प्रकार से और प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए ताकि इनका उच्चतम उपयोग किया
जा सके। देखिए, ये हमें भी पता है कि जो संपूर्ण संसाधन है सीमित है, फिर चाहे वो धन है या कोई और चीज़ है, तो हमें उनका जो उपयोग इस तरह से करना चाहिए कि एक तो उनका अधिकतम उपयोग हो सके और दूसरा उनसे हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि हमें न्यूनतम संसाधनों के उपयोग से अधिकतम लाभ प्राप्त हो, यानी कि संसाधन तो कम है लेकिन हमें लाभ बहुत ज्यादा मिल रहा है उससे। इसे हम दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है कि हमें कपड़े धोने के लिए 3-4 बाल्टी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, हम बार बार अपने चारों तरफ सुनते हैं ना कि पानी बचाओ, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक एक बूंद कीमती होती है। तो जब एक गृहिणी कपड़े धोती है, हम घर में जब भी कपड़े धोते हैं, अगर हम रोज कपड़े धोते हैं तो पानी भी ज्यादा लगता है। आपके जो अन्य संसाधन है, भौतिक संसाधन जैसे कि सर्फ है या ऊर्जा है आपकी, या आपकी जो लाइट है वो बहुत ज्यादा खर्च होती है अगर हम रोज धो रहे हैं। इसके बजाय हम क्या करें, 2 दिन के या 3 दिन के कपड़े अगर हम एक साथ धोते हैं, हमारा समय बचता है, हमारी ऊर्जा बचती है और हमारा पानी भी बचता है। तो उन कपड़ों को हम 1 बाल्टी पानी से भी धो सकते हैं, जहां उनके लिए 3 दिन तक लगातार धोया तो 3 बाल्टी पानी लगा। इसे हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपके पास धन सीमित संसाधन में है, आप 2 दोस्त हैं, आपको एक पुस्तक खरीदनी है जो कि काफी महंगी है लेकिन आपको पढ़ना भी जरूरी है। अब आप क्या करेंगे, आप एक निर्णय लेंगे कि ये जो संसाधन है हमारे पास धन, इसका कैसे उपयोग अच्छी तरह से किया जाए। तो आपने सोचा कि क्यों ना हम एक बुक से दोनों जने पढ़ ले, जिससे कि हम इसे बचा सकें। अगला हम बात करते हैं संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है, क्या आवश्यकता है संसाधनों के प्रबंधन की। कोई भी संसाधन असीमित नहीं है। देखिए, मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है उनकी कोई सीमा नहीं होती। एक आवश्यकता पूरी होते ही हमारी दूसरी आवश्यकता सामने आ जाती है, तो उनकी बहुत लंबी एक लिस्ट होती है, लेकिन जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में होते हैं। अपने उद्देश्यों को शीघ्र और दक्षता से पाने के लिए, शीघ्र यानी कि जल्दी, है ना, दक्षता से पाने के लिए उन संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए। देखिए, जो हमने अपने जिंदगी में उद्देश्य सोचे हैं या हमारा जीने का, काम करने का कोई भी उद्देश्य है, अगर हम उसे जल्दी से पाना चाहते हैं तो जितने भी संसाधन हैं उनका जो प्रयोग है वो प्रभावी ढंग से करना चाहिए। कैसे उसे हम प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे प्रबंध की प्रक्रिया में। अतः संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, यानी हमें संसाधनों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद भी नहीं करना चाहिए, और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। आपने देखा होगा आपके चारों तरफ हर व्यक्ति आपको समझाता हुआ नजर आता है, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, जल ही कल है। जितने भी महत्वपूर्ण संसाधन है जो पृथ्वी पर असीमित मात्रा में नहीं है, उन्हें हमें बचाना चाहिए। और ये जो प्रबंध की प्रक्रिया होती है, पहले हम ये जान लेते हैं प्रबंधन का अर्थ क्या है। प्रबंधन का अर्थ है जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका अच्छे से अच्छे रूप में उपयोग करना, यानी कि सर्वोत्तम उपयोग करना। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। जब हमने बात की थी ना समय की, दिन में 24 घंटे होते हैं, जल्दी से आप मुझे बताइए कि समय कौन सा संसाधन है। बिल्कुल ठीक, समय है मानव संसाधन, है ना। तो जहाँ कुछ लोग प्रतिदिन की समय सारणी बनाते हैं, सबके पास 24 घंटे होते हैं, ना आपके पास 23 है, ना मेरे पास 25 है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि डेली का एक टाइम टेबल बनाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, फिर चाहे उन्हें एग्जाम देना हो, चाहे उनका डेली रूटीन ही ना क्यों ना हो। तो वो लोग जो समय सारणी बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन के प्रत्येक घंटे का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। वो समय को इधर उधर बर्बाद नहीं करते हैं। और वहीं कुछ अन्य लोग होते हैं, वो अपना समय नष्ट करते हैं और पूरे दिन में कुछ भी उत्पादक कार्य नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा आपके परिवार में भी बहुत सारे सदस्य होंगे, कुछ तो अपना पूरा समय का यूज करते हैं और कुछ उसको गेम्स खेलने में, इधर उधर बातें करने में, टीवी देखने में ही बर्बाद
कर देते हैं। तो अब देखते हैं प्रबंधन की प्रक्रिया के 5 पहलू कौन कौन से हैं। सबसे पहला है नियोजन यानी कि प्लानिंग। अभी हम इनका नाम देख रहे हैं, उसके बाद हम की डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरा है आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा है कार्यान्वयन। चौथा है नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। और सबसे अंत में आता है मूल्यांकन। देखिए ये जो 5 पहलू हैं प्रबंधन की प्रक्रिया के स्टेप्स, इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और इनकी जो प्रक्रिया में जो योगदान है, जो स्थान है, वो भी चरणबद्ध तरीके से है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नियोजन की यानी प्लानिंग की। एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि प्लानिंग की जरूरत क्यों है और प्लानिंग क्या है। देखिए आपकी छुट्टियां चल रही हैं, आपको कल से स्कूल जाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सुबह उठे अगले दिन और स्कूल चले गए, नहीं। इसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कल मुझे सुबह कितने बजे उठना है, मुझे नहा धो के जल्दी तैयार होकर स्कूल जाना है। इसके लिए मुझे अलार्म भी चाहिए होगा, मेरा बैग कहाँ है, मेरी नोटबुक कहाँ है, मेरी स्कूल ड्रेस कहाँ है। तो इन सब चीजों की आपको पहले से प्लानिंग करनी होगी, जिसे कहते हैं हम नियोजन या योजना बनाना। यह किसी भी प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण है। अभी हमने बात की थी ना 5 चरण हैं, तो ऐसा नहीं है पहले सीधा ही हम तीसरे चरण पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमें पहला चरण पूरा करना पड़ेगा यानी कि योजना बनाना। इससे हमें लक्ष्यों की प्राप्ति तक पहुंचने के मार्ग की कल्पना करने में सहायता मिलती है। देखिए इस चरण से हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो वो मार्ग है, उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। किसके द्वारा? नियोजन के द्वारा। नियोजन का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों के उपयोग द्वारा, यानी हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, उनके उपयोग द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो भी हमने लक्ष्य सोचा है उसकी कार्रवाई करने के लिए योजना बनाना। हमने जो भी लक्ष्य सोचा है वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या कार्य करना है, उसके योजना बनाना कहलाता है नियोजन। नियोजन में कार्य विधि का चुनाव किया जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और समझ लेते हैं। आपके एग्जाम्स में नंबर कम आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि किस वजह से मेरे नंबर कम आ रहे हैं, या मैं ऐसी क्या प्लानिंग बनाऊं कि मेरे नंबर जो अभी तक केवल 60% आ रहे थे उन्हें 70% या 80% कैसे किया जाए। इसके लिए मुझे एक प्लान बनाना पड़ेगा, मुझे योजना बनानी पड़ेगी। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रभावी ढंग से योजना बनाने के लिए आपको निम्नलिखित 4 मूलभूत प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए। देखिए अब हम 4 क्वेश्चंस पूछेंगे अपने आप से। उससे क्या होगा कि जो हमारी योजना है वो अच्छे ढंग से बन पाएगी और हमें योजना बनाने में सहायता मिलेगी। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो 4 प्रश्न। बच्चों ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपसे पूछे भी जाते हैं कि प्रबंध प्रक्रिया के कौन से 5 पहलू हैं या नियोजन हेतु कौन से 4 प्रश्न हैं। तो प्लीज आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि हमारी पोजीशन क्या है। इसे हम पूरे जो प्रक्रिया है उसे एक ही उदाहरण से हम बार बार समझेंगे। आपकी क्लास में नंबर कम आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो नंबर ज्यादा आए, वो कैसे आएंगे। तो पहला प्रश्न आप पूछेंगे कि मेरी वर्तमान स्थिति क्या है, यानी अभी मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि आपके नंबर आ रहे हैं 60%। इसमें वर्तमान स्थिति का निर्धारण करना शामिल है। इसके लिए यह विश्लेषण करना होता है कि आपके पास अभी क्या है और आप भविष्य में क्या पाना चाहेंगे। अभी हमारे पास 60% है ना, और हमारा लक्ष्य है 85% पे पहुंचना। कोई भी हो सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप 90 पे पहुंचना चाहते हैं, 95 पे पहुंचना चाहते हैं या 100 पे पहुंचना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो पहले हमने क्या किया, अभी क्या है ये स्थिति है, भविष्य में हम क्या पाना चाहेंगे वो ये स्थिति है। हमारा दूसरा प्रश्न है हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, जिसकी हमने अभी अभी बात की। इसमें वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। हम किन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, हम क्लास में फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक लाना चाहते हैं। उसका आशय है कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, यानी कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा तीसरा प्रश्न है अंतर या अंतराल,
देखिए अभी हमने बात की ना 60% और 80% की, तो इन दोनों में जो अंतर है, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, यह हमारी वर्तमान स्थिति और वांछित स्थिति के बीच का अंतर है। इन दोनों के बीच का अंतर है। हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए इस अंतर को समाप्त करना है। ये जो गैप है 20% का, इसे हमें खत्म करना है। लेकिन ये गैप कैसे खत्म होगा? हम अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? तो इस गैप को अब कैसे खत्म किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर देने से आपको यह निर्णय करने में सहायता मिलती है कि इस अंतर को समाप्त कैसे करना है। इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना बनाना शामिल है। अब इस प्रश्न के बाद क्या करते हैं? हम एक योजना बनाते हैं जिससे हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। हमारा उद्देश्य है 80% लाना, है ना। अब हम योजना बनाएंगे कि जो मेरे पास विकल्प हैं उनमें से पहली बात तो हम ये योजना बनाएंगे कि मेरे पास विकल्प कौन कौन से हैं। अभी अभी हमने जिसकी बात की उसे हम और अच्छे से इस चित्र द्वारा समझ लेते हैं। देखिए ये आप है, ये आपकी है वर्तमान स्थिति। क्या है हमारी वर्तमान स्थिति? हम नंबर ला रहे हैं 60%, है ना। और अंतर यानी कि अंतराल क्या है? सबसे पहले हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं? हम पहुंचना चाहते हैं 85% पे। इन दोनों के बीच में अंतर यानी अंतराल कितना है? 25% का, है ना। और हम वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, ये था हमारा चित्र जिसकी अभी अभी हमने बात की थी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो योजना बनाएंगे उसके कौन कौन से चरण हैं। योजना किसके लिए बनाएंगे? हम 85% तक पहुंचने के लिए। तो योजना भी ऐसे ही नहीं है कि हमने बना ली, उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चरण हैं। सबसे पहला है समस्या को पहचानना। हमने समस्या पहचान ली, हमारे नंबर कम आ रहे हैं, हमें वो 25% बढ़ाने हैं। दूसरा है विभिन्न विकल्पों को पहचानना। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं। नंबर कम आ रहे हैं तो क्या मुझे ट्यूशन ज्वाइन करनी चाहिए, या मुझे मेरे फ्रेंड के साथ स्टडी करनी चाहिए, या मुझे एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करनी चाहिए, या मुझे टीचर की हेल्प लेनी चाहिए, या मुझे नोट्स बनाकर अपनी जो स्थिति है उसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये था विभिन्न विकल्पों को पहचानना, यानी कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी सिर्फ हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। उसके बाद जो ऑप्शंस यानी कि जो विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें से उचित विकल्प का चयन करना। अब आप देखेंगे कि जो जो ऑप्शंस मैंने अभी सोचे उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, उस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सोच लिया कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप खुद से नोट्स बनाएं, ज़्यादा टाइम दें स्टडीज को और अपनी स्थिति को सुधारें। अगर आपने उस उचित विकल्प का चयन कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप उस योजना पर कार्य करेंगे या योजना को कार्यान्वित करेंगे। अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उसके जो भी परिणाम निकले और उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो परिणाम सोचा था वो 85% का सोचा था लेकिन वो नहीं आया तो आप परेशान हो गए, आप केवल 80 पे या 70 पर रुक गए। जो भी परिणाम आएगा आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। उदाहरण देख लेते हैं। अभी वैसे हम कर चुके हैं उस उदाहरण को, लेकिन हम उसको फिर से पढ़ लेते हैं। उदाहरण के लिए आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए केवल 1 माह बाकी है और आपने पाठ्यक्रम दोहराया नहीं है। ऐसा सच में है। आपकी एग्जाम में जब 1 महीना बचता है तो आप टेंशन में आ जाते हैं कि मुझे पूरा सिलेबस रिवाइज करने में भी बहुत टाइम लगेगा। ये क्या है? आपकी वर्तमान स्थिति। आपका उद्देश्य है अच्छे अंक प्राप्त करना। अभी अभी हमने बात की थी ना कुछ प्रश्नों की। ये हो गया आपका लक्ष्य। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको निश्चित समय अवधि में 5 विषयों का अध्ययन करना है। यानी कि आपका जो लक्ष्य है वार्षिक परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना, उसके लिए आपके पास निश्चित समय अवधि यानी कि टाइम कितना है? सिर्फ 1 महीने का, ओनली 1 मंथ। अब आपको क्या करना है? 5 विषय पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं 1 महीने के अंदर अंदर। आप उस परिदृश्य की प्राप्ति हेतु तरीका खोजेंगे, यानी कि अब आप प्लानिंग बनाना शुरू करेंगे कि कैसे मुझे विद इन 1 मंथ 5 सब्जेक्ट्स को रिवीजन कंप्लीट करना है, जिसमें प्रत्येक विषय का अध्ययन करने के लिए आपके द्वारा लगाए जाने वाले घंटों की संख्या, यानी अब आप ये डिसाइड करेंगे कि किस सब्जेक्ट को मुझे कितने घंटे देने हैं।
विषयों की प्राथमिकता निर्धारण करना, और पहले मुझे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो मेरी प्रायोरिटी पे हैं, जिनमें मैं कमजोर हूँ, और अन्य कार्यकलाप कम करना इत्यादि शामिल होगा। देखिए, ये जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं ये हमारी पूरी प्लानिंग का है कि अब हम टाइम टेबल बनाएंगे कि कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने हैं, पहले कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, और कौन कौन से एक्स्ट्रा काम हैं जो मुझे अब बंद करने पड़ेंगे क्योंकि अब परीक्षा में 1 महीना बचा है। मुझे दोस्तों के साथ खेलना बंद करना पड़ेगा, या मुझे टीवी देखना बंद करना पड़ेगा, या मैं मोबाइल ज़्यादा चलाता था वो मुझे बंद करना पड़ेगा। ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने योजना तो बना ली, प्लानिंग, अब हम बात करते हैं उसके आयोजन की। देखिए, अभी तक हमने सिर्फ प्लानिंग बनाई थी, देखते हैं आयोजन क्या है, उसे ऑर्गेनाइज करना। इसमें योजनाओं का प्रभावी और सक्षम तरीके से कार्यान्वयन करने हेतु समुचित संसाधनों को एकत्र से आशय है इकट्ठा करना और व्यवस्थित किया जाता है, उनको मैनेज किया जाता है। प्लान बनाने के बाद अब आपने देखा कि मुझे जो उस प्लानिंग को अच्छे से अगर चलाना है तो मेरे पास जो संसाधन है अब मुझे उनको इकट्ठा करना है ताकि मैं उस प्लान पे वर्क कर सकूं। यदि हम उक्त उदाहरण यानी कि वार्षिक परीक्षा, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ना जस्ट 1 मिनट पहले कि वार्षिक परीक्षा में 1 महीना कम है, उसी उदाहरण की हम बात कर रहे हैं कि यदि हम उक्त उदाहरण को लेते हैं तो आप उन सभी संसाधनों का संगठन और व्यवस्था करेंगे जिनकी आपको अध्ययन करने के लिए और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। आपने प्लानिंग बना ली, 1 महीना बचा है, अब आप वो संसाधन जोड़ेंगे, उनको इकट्ठा करना शुरू करेंगे जिससे आप पढ़ सकें और अच्छे अंक ला सकें। जैसे आपको पता है अब मुझे नोट्स इकट्ठे करने हैं, है ना, मुझे इसके लिए पेन चाहिए होगा, स्टेशनरी चाहिए होगी, बुक्स चाहिए होगा, मुझे ऐसा स्थान भी चुनना होगा जहां बैठकर मैं एकांत में पढ़ाई कर सकूं, है ना, और मुझे इसके लिए ऊर्जा भी चाहिए होगी, मुझे इसके लिए समय भी चाहिए होगा। तो ये सब संसाधन अब आप जुटाएंगे जो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आयोजन के अंतर्गत। देखिए बच्चों, अगर आपने आयोजन कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अच्छे अंक आ गए। केवल प्लान बनाना और आयोजन करना ही आपके लक्ष्य तक आपको नहीं पहुंचाता है। आपने नोट्स इकट्ठे कर लिए, स्टेशनरी इकट्ठी कर ली, जगह चुन ली, तो क्या आपके अच्छे अंक आ जाएंगे? नहीं। इसके लिए हमें पहुंचना पड़ेगा उसके अगले चरण पे। अगले चरण पे पहुंचने से पहले हम कर लेते हैं एक और एक्टिविटी। उन संसाधनों की सूची बनाइए जिनकी आपको अच्छे अंक प्राप्त करने और बेहतर अध्ययन करने की आवश्यकता है। अपनी सूची की तुलना अन्य शिक्षार्थियों की सूची से कीजिए। अपना नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और इस एक्टिविटी को करिए। जितनी भी संसाधनों की आपको जरूरत है अध्ययन करने के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए, आप उसकी सूची बनाइए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए वो सूची बनाइए। अब आप कंपैरिजन कीजिए कि दोनों की सूची में क्या फर्क है। अब हम बात करते हैं, हमने आयोजन कर लिया, संसाधन इकट्ठा कर लिया, अब हम इसके तीसरे चरण पे चढ़ते हैं यानी कि कार्यान्वयन। आपने जो योजना बनाई उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। योजना बनाने से और संसाधन इकट्ठे करने से तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अब हम देखते हैं कि ये कार्यान्वयन क्या है। इस अवस्था में तैयार योजना को कार्यान्वित किया जाता है, यानी कि अब आप पढ़ना शुरू करेंगे। उक्त उदाहरण में आप उपलब्ध संसाधनों से अध्ययन आरंभ करके योजना को कार्यान्वित करेंगे। अभी हमने जिसकी बात की, अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अब हम चलते हैं इसके चौथे चरण की ओर, नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। आपने पढ़ना तो शुरू कर लिया लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके दौरान आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो क्या होता है नियंत्रण? इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपके जो कार्यकलाप हैं वो वांछित फल प्रदान कर रहे हैं या नहीं। आपने क्या सोचा था योजना के दौरान? 1 महीना है ना, और मुझे कितने विषय कंप्लीट करने हैं? 5। अब आपने देखा कि मैंने पढ़ना तो शुरू कर दिया है, महीने के 20 दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक केवल और केवल मेरे 2 ही विषय हुए हैं, जबकि मैंने सोचा था कि 20 दिन तक तो मेरे कितने विषय हो जाएंगे? 4। ये आप क्या कर रहे हैं? कंट्रोलिंग, यानी कि आपके जो कार्यकलाप है वो वांछित फल प्रदान नहीं कर रहे हैं।
अन्य शब्दों में जिस योजना को आपने कार्यान्वित किया है उससे वांछित परिणाम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये सुनिश्चित किया जाता है नियंत्रण के अंतर्गत। नियंत्रण से कार्यकलापों के परिणामों की निगरानी करने में सहायता मिलती है। हम जो कार्य कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट हैं उन पे एक नज़र रखी जाती है, उनकी निगरानी रखी जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना सही ढंग से कार्यान्वित की जा रही है या नहीं। अब आप ये देखेंगे कि आपकी तो योजना थी कि लगभग 20 दिन तक पहुंचते पहुंचते आप 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये क्या हुआ आपके साथ, आपके तो केवल 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम कहाँ है, अब आप अपने आप को फीडबैक देंगे, उस प्रॉब्लम को ढूंढेंगे कि शायद मैंने जो टाइम टेबल बनाया था मैं उसके हिसाब से नहीं चल रहा, या तो मैं टीवी ज़्यादा देख रहा हूँ, या मैं मोबाइल ज़्यादा चला रहा हूँ, या मैं फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा हूँ, या परिवार जब गपशप कर रहा है तो मैं उसमें शामिल हो रहा हूँ। इस वजह से क्या हो रहा है, जहाँ मुझे 4 विषय कंप्लीट कर लेने चाहिए थे मैं बैठा हूँ अभी सिर्फ 2 पर। तो यह फीडबैक आपको त्रुटियां होने से रोकता है, क्योंकि अभी भी आपके पास देखिए 10 दिन बचे हैं। जैसे ही आपने ये फीडबैक लिया, इससे आपको आपकी कार्य योजना में संशोधन करने में सहायता मिलती है। संशोधन यानी कि अब आप अपना जो आपने प्लान बनाया था उसको अब आप चेंज करेंगे। क्यों, एग्जाम तो देना है, ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम डिले हो जाएंगे। मात्र 10 दिन बचे हैं और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने हैं। अब आप क्या करेंगे, उस कार्य योजना में क्या संशोधन करेंगे, आप देखेंगे फोन के कारण और टीवी के कारण मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। अब आप फोन को छोड़कर, टीवी को छोड़कर, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ गपशप को छोड़ेंगे और अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और 10 दिन के अंतर्गत, जो आपके पास 10 दिन बचे हैं उसके अंदर आप जल्दी से सारे विषयों का दोहरान खत्म करेंगे। नियंत्रण के माध्यम से आपने जो कार्य योजना बनाई है उसे आप और ज्यादा सफल बना लेते हैं। अतः जब आप अपनी अध्ययन योजना को कार्यान्वित कर रहे हो और फिर भी नियत अध्याय को टीवी देखने के कारण पूरा नहीं कर पा रहे, अभी अभी हमने इसकी बात कर ली थी, तो इससे आपको यह फीडबैक मिलता है कि आपको अपनी अरुचि यानी कि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट कम है, उससे अब आपको कम करना चाहिए। फीडबैक क्या होता है बच्चों, प्रतिपुष्टि, जब आप खुद को ही देते हैं कि मुझे ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। आप अध्ययन के समय टीवी नहीं देखेंगे। देखिए अब आपने क्या डिसाइड किया कि जब आप अध्ययन करेंगे यानी स्टडी करेंगे तब आप टीवी नहीं देखेंगे, मित्रों के साथ खेलेंगे भी नहीं और बात भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी बनाई, संसाधन भी बहुत अच्छे इकट्ठे कर लिए, लेकिन वो जो प्लानिंग है उसके परिणाम को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, ये आपको परिणाम को प्रभावित कर रहा है। अब हम बात करते हैं हमारा अंतिम चरण जो कि है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। आपने देखा होगा कि मैं वीडियो के दौरान आपसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ। क्यों, आपके मूल्यांकन के लिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा। आपकी जो स्कूल में परीक्षाएं होती हैं वो भी आपके मूल्यांकन के लिए होती है, ये देखने के लिए कि आपने कितनी पढ़ाई कर ली है। अंतिम अवस्था में योजना को कार्यान्वित करने के पश्चात प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले योजना बनाई, फिर संसाधन इकट्ठे किए, फिर योजना को कार्यान्वित करना शुरू किया, फिर आपने उस पर कंट्रोल किया। अब अंत में जब परिणाम आएगा तो आप ये देखेंगे कि क्या जो मैंने सोचा था वो परिणाम आया है। कार्य के अंतिम परिणाम की वांछित परिणाम से तुलना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो वांछित परिणाम था, है ना, वांछित यानी कि जो आप चाहते हो, आपका वांछित परिणाम था 85%, लेकिन आपका जो अंतिम परिणाम आया वो आया 75%, इतनी प्लानिंग के बावजूद भी। तो आप ये देखेंगे कि कार्य की सभी सीमाओं और विशेषताओं को नोट किया जाता है ताकि लक्ष्य की प्रभावी ढंग से प्राप्ति हेतु भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके। अब आप देखेंगे कहाँ कमी रह गई, कौन सी अच्छी बातें सामने आई, किसकी वजह से। ऐसा तो नहीं है आपकी प्लानिंग फेल हो गई, प्लानिंग फेल नहीं हुई है ना, उसमें कोई कमी रह गई क्योंकि आप 60 पे थे, आपकी प्लानिंग तो सही तरह से काम की, लेकिन उसमें कुछ कमी रह गई। तो कौन सी कमी रह गई, उस प्लानिंग में कौन सी विशेषताएं थी, उसके हिसाब को आप नोट करके रख लेंगे ताकि भविष्य में जब भी आप प्लानिंग बनाएं तो उसका उपयोग किया जा सके।
अध्ययन के उदाहरण को लेते हुए मूल्यांकन वह है जो आप परीक्षा की जांच की गई उत्तर पुस्तिकाओं के मिलने के पश्चात करते हैं। आपने देखा होगा जब हमारा एग्जाम हो जाता है तो हमें क्लास में टीचर आंसर शीट्स दिखाती हैं, यानी कि उत्तर पुस्तिकाएं, कि बच्चों देख लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ कितने कितने अंक मिले हैं। उस आंसर शीट को देखने के बाद आप यह पता लगाते हैं कि किस लेसन में किस प्रश्न में मुझे अच्छे अंक मिले हैं और कहाँ अच्छे अंक नहीं मिले हैं और उसका क्या कारण है। जहाँ अच्छे अंक मिले हैं उस कारणों को आप रिपीट करते हैं और जहां अंक नहीं मिले हैं उन कारणों को आप छोड़ देते हैं ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं हो। आप अपनी अंकित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षा हेतु की गई अपनी तैयारी तथा अपेक्षित परिणाम के अनुसार करते हैं। आपने जो तैयारी की थी क्या वो परिणाम आया? आपने सोचा था कि मुझे हर प्रश्न में पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, क्या ऐसा हुआ? फिर अब आप इसकी तुलना करना शुरू कर देते हैं। यदि किसी विषय में आपके अंक अपेक्षा से कम आते हैं तो आप जानने की कोशिश करते हैं क्या कारण रहा। मैंने तो योजना अच्छी बनाई, पढ़ाई भी पूरी करी, तो क्या कारण था? क्या मेरा लिखने का तरीका सही नहीं था, या मैंने नोट सही नहीं बनाए थे, या मैंने गलत अध्ययन कर लिया था? क्या ऐसा था जिसके कारण मेरे नंबर इसमें कम आए हैं? साथ ही आप अपनी उन क्षमताओं को भी जानने का प्रयास करते हैं जिससे आपको अन्य विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता मिली। देखिए, केवल कमी ही नहीं है योजना बनाने से क्या हुआ। अब आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट है, इसमें तो नंबर बहुत अच्छे आए हैं, हालांकि मेरी इसमें तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो क्या कारण है? क्योंकि मैंने पॉइंट्स बना के हर चीज़ लिखी है, मैंने इसके नोट्स पहले से बना लिए थे, या मैंने अंत में सिर्फ इसका रिवीजन किया था, याद मैंने इसको पहले ही कर लिया था। तो ऐसे कौन से कारण है? फिर आप क्या करते हैं, वही कारण, वही जो कारणों की सूची है भविष्य में दूसरे विषयों के साथ भी करते हैं ताकि आपको अच्छे अंक मिल जाएं। तत्पश्चात इन क्षमताओं का उपयोग अपनी कमियों के दूर करने के लिए करते हैं ताकि आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिलें। तो ये था हमारा प्रबंधन प्रक्रिया के चरण। हमने किस किस की बात की? पहला था हमारा नियोजन। आप जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखिए और मुझे बताइए कि क्या आपको आज का सारा वीडियो है, आज का जो सारा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ आया या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी आज की अंतिम एक्टिविटी की, जो आपको इस लेसन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको अच्छे से योजना बनाना भी आ जाएगा। आप कक्षा 12 के छात्रों के लिए विदाई पार्टी का आयोजन करना चाहते हैं। देखिए कितना अच्छा सब्जेक्ट है। आप कहेंगे कि मैम ने तो हमारी हेल्प ही कर दी, क्योंकि ये काम हम अभी करने वाले हैं। आप 11th में हैं, आपको 12th के स्टूडेंट्स को पार्टी देनी है। कौन सी पार्टी देनी है? फेयरवेल पार्टी। तो आपको क्या करना है, अपने संसाधनों को पहचानना है, यानी आपके पास कौन कौन से संसाधन हैं, और पार्टी का आयोजन करने में प्रत्येक अवस्था पर ध्यान में रखे जाने वाले पहलुओं के बारे में जानकारी देनी है। ये एक्टिविटी आपको अपनी नोटबुक में करनी है। जल्दी से नोटबुक उठाइए और इस क्वेश्चन को लिखिए, और आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए एक्टिविटी करनी है। आपका पहला पॉइंट है कि आपके पास संसाधन कौन कौन से उपलब्ध हैं, वो आपको लिखने हैं। वो मानव संसाधन है या गैर मानव संसाधन है, और आपका जो नियोजन है, यानी कि कहाँ पे आप पार्टी करेंगे, स्थान, मेन्यू, खाने पीने में कौन कौन से आप आइटम शामिल करेंगे, और कौन कौन से जो व्यंजन होंगे उनकी आपको लिस्ट बनानी है। उत्तरदायित्व का विभाजन, यानी कि जो पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि एक अकेला व्यक्ति पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा। इसमें आप अपने साथी समूह की और बहुत सारे लोगों की हेल्प लेंगे। तो किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, कौन बाजार के कामों में एक्सपर्ट है, कौन साज सजावट में एक्सपर्ट है, और कौन खर्च का ब्यौरा रखने में एक्सपर्ट है, तो उस उत्तरदायित्व का आप विभाजन करेंगे। कार्यान्वयन, यानी कि अब आप उसको अप्लाई करेंगे। स्थान को सजा लिया गया है या नहीं सजाया गया है, भोजन को रखेंगे, स्थान को सजाएंगे, और मेन्यू कार्ड वगैरह इन सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे। उसके बाद कंट्रोल, आप ये देखेंगे कि हमने जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से काम हो रहा है या
नहीं हो रहा है। और मूल्यांकन करेंगे कि वो जो जगह है जो हमने सोचा था उस तरह से पार्टी हुई या नहीं हुई, या बिल्कुल हमारा प्लान फेल हो गया। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम करते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद।